नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। तो हमारे साथ बनी रह सकती हैं, अदरवाइज जो है वो जो दूसरे पेपर जो लेखक महोदय हैं, मैं उनका पेपर अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। आप अपना पेपर जो है वो हमें इसी तरीके से बना के भेज दीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई अच्छे से पेपर के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सोशल रिसर्च फाउंडेशन हमेशा ये चाहता है कि हम अपने ऑथर को हतोत्साहित ना करें, बल्कि अपने ऑथर को और अपने सजेशंस के माध्यम से उस पेपर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि समाज के सामने एक अच्छी सी रिसर्च जा सके। तो आपके इस पेपर ने यही साबित किया। हमारे साथ पेपर आईडी, जो नेक्स्ट पेपर आईडी है वो 15172 है। अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो अपना वीडियो और माइक दोनों ऑन कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। 15172, ठीक है जी सर। मैं आपका पेपर भी पूर्व की भांति शेयर करता हूं और आप अपने पेपर को बिंदुवार, जैसे पूर्व लेखिका ने जो है वो पेपर प्रेजेंट किया था, उसी प्रकार आप अपने इस पेपर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं साहब, ये पेपर हमारे पास है, गांधी का आर्थिक दर्शन। सर यही पेपर है ना आप? जी सर। तो आप अपने पेपर को सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें मैं पहले से ही देख पा रहा हूं, जैसे दर्शन या ट्रस्टीशिप, कुछ ऐसी जो मिस्टेक्स हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जब डाटा चेंज होता है तो हो जाता है। आप इसके भी प्रूफ रीडिंग में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि इसे हम ठीक करा के पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, भेज सकें। ठीक है जी सर। जी, प्लीज यू कंटिन्यू। सर, ये मेन इसका उद्देश्य था, जो कोरोना काल में जो पलायन हुआ था शहरों से गांवों की तरफ, उसके परिप्रेक्ष्य में गांधी का दर्शन था, उसके बारे में थोड़ा पेपर लिखा गया था सर। ये गांधी के आर्थिक दर्शन का मूल आधार था, जो आर्थिक समानता का सिद्धांत था। उनकी आर्थिक दर्शन में वर्ग का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने आर्थिक चिंतन में मनुष्य को केंद्र बिंदु माना था, और गांधी के अनुसार किसी भी समाज में आर्थिक शोषण का मूल कारण अतिरिक्त संपत्ति का संकेंद्रण है। इस संकेंद्रित संपत्ति का विकेंद्रीकरण करके ही समाज में व्याप्त भारी समानता को कम करके हम गांधी का जो स्वावलंबी भारत का सपना था उसको पूरा कर सकते थे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो मेन था, अंग्रेजों के शासनकाल में जो अंग्रेजों ने शासन किया, वहां से उनका उद्देश्य था यहाँ का शोषण करना मेनली। उन्होंने इस तरह के मार्ग अपनाए कि यहाँ से धन का इंग्लैंड ले गए यहाँ से, और यहाँ जो हमारे मेन उद्योग धंधे थे स्वतंत्रता के बाद, उनको पहले ही समाप्त कर दिया गया। तो इस दर्शन में जो बात निकल के आती है मेन, वो 2 पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। एक तो आपका आता है पहला, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन गांधी जी ने किया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ थे। गांधी भी जानते थे कि आधारित संरचना के अभाव में भारत आर्थिक विकास के
पथ पर तीव्र प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि आधारिक उद्योग जो होते हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जैसे जो भारी उद्योग हैं, लोहा इस्पात या सीमेंट उद्योग या बिजली उद्योग, उनके द्वारा ही सारी इंडस्ट्री चलती है। तो गांधी उसके खिलाफ नहीं थे। गांधी का उद्देश्य उसमें दो बातों को लेकर था कि अगर ज्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो मशीनें, जैसे कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वो उस मानवीय श्रम को उत्पादन से बाहर करके बेरोजगार की समस्या पैदा करेंगे, और उस इससे जो हमारे देश में गरीबी है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो लोग हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे और उनको अपना विकास का समुचित अवसर नहीं मिल पाएगा। दूसरा, कि अगर औद्योगिकरण ज्यादा होता है तो जो देश का विकास है वो समान रूप से नहीं हो पाएगा, उसमें कई आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमता उत्पन्न हो जाएंगी, और वही विषमता जो है अमीर और गरीब के बीच में और बढ़ती जा रही थी। और उन्होंने जितने भी भारत में कुटीर उद्योग थे उन सबको नष्ट कर दिया था, यानी कि जो कुटीर उद्योगों का माल था वो बाहर की जो दो देशों से माल आता था उसके बराबर नहीं कर पा रहा था वहां पे। तो वो ये बात लेकर गांधी बहुत चिंतित थे, और गांधी का मानना था कि भारत जो है गांवों में बसता है, भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग में नहीं थे। उन्होंने गांधी से लेख लिखते थे, हरिजन पत्रिका में लेख लिखा था उन्होंने वहां पे, कि अगर एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि यंत्र मानव समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, तो भी उसका परिणाम होगा कि उत्पादन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हो जाएगा। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि ज्यो ज्यो प्रतिस्पर्धा और बाजार की समस्याएं खड़ी होंगी, त्यों त्यों गांवों का प्रकट या अप्रकट शोषण होगा। दूसरा, गांधी चाहते थे कि जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में हो, और उनको सभी ग्राम के लोग उनका यूज करें, जिससे कि एक तो उन्हें रोजगार प्राप्त होगा, दूसरा कि जो गांव से पलायन होता है वो पलायन किसी हद तक कम कर सकते थे उसको। जैसे कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल फॉर वोकल बनना है, कि जो हमारे, क्योंकि कोरोना काल में सारी चीजें बंद हो गई थी, तो जो लोकल थे उन्होंने ही जो हमारी आवश्यकताएं थी लोकल ने पूरी की। तो गांधी जी का ये जो दृष्टिकोण था वो वर्तमान काल में पूरी तरह ठीक बैठता था ये वाला। दूसरा गांधी जी का सिद्धांत था ट्रस्टी सिद्धांत, जो कि उन्होंने अफ्रीका में प्रवास के दौरान दिया था। और गांधी जी मेनली भगवत गीता के अध्ययन और ईशोपनिषद के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस जगत में जो भी कुछ जीवन है, जो भी कुछ है, वो ईश्वर का बसाया हुआ है। इसलिए हमें त्याग की भावना को ध्यान में रखकर किसी के धन पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और हमारे पास जो भी अतिरिक्त धन होता है, अगर हम उस धन को समाज के गरीब या वंचित लोगों की भलाई में लगाएं तो इससे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो मनुष्य को अपना जो एक्स्ट्रा धन होता है उसको हम सामाजिक कार्यों में लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमें दिया है ईश्वर का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। जितनी हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा करें, और उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको हम, उनका था कि कोई भी ट्रस्ट बना करके या कोई फाउंडेशन बना करके या एनजीओ बना करके हम उसको, उस अतिरिक्त पैसे को हम गरीबों की भलाई के लिए लगा सकते हैं। वर्तमान में कुछ टाटा समूह भी अपनी कुछ आय का हिस्सा उसमें लगाता है, सामाजिक कार्यों में लगाता है, और आईटी कंपनी विप्रो के मुखिया प्रेम जी ने भी अपनी संपत्ति दान की है। तो बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि पहले स्टार्टिंग में इनको सफलता कम मिली थी, लेकिन बाद में काफी लोग अपना एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और गरीब और वंचित लोगों की सहायता कर रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। निष्कर्ष में मैंने सर यही निकाला था इसमें कि अगर गांधी का दृष्टिकोण था उसको हम ध्यान में रख करके, जी सर आप पढ़ें। हेलो। बहुत सारी समस्या आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
लेखक हम लोग आपकी कंक्लूजन में थे। जी जी, आप कंक्लूजन के बारे में कुछ बता रहे थे, बताइए। जी जी, जो मेरा दर्शन बनाया था मैंने सर इस पे, जो मेनली कोरोना काल में जो पलायन हुआ था लोगों का शहरों से गांवों की ओर, अगर गांधी के आर्थिक दृष्टियों को ध्यान में रखकर और गांवों में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योगों कुटीर उद्योगों का विकास किया गया होता, तो गांव में पर्याप्त रोजगार प्राप्त होते और गांव आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनते। साथ ही रोजगार के अभाव में जो गांवों से कस्बों, बड़े शहरों और शहरों में पलायन हुआ, उसको रोका जा सकता था तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्राप्त प्रदूषण, गंदगी, रहन सहन का स्तर और मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा, इसकी कमी को कम करके एक स्वस्थ और खुशहाल वातावरण का निर्माण कर सकते थे। और इसके आधार पर गांधी के स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, सर्व समाज और भारत के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को वास्तव में सफल बना सकते थे। ठीक है सर, आपका पेपर हम लोग ने देखा। इस पेपर जी में जो मेरी तरफ से बेसिक बात है वो वही है कि वो उस पेपर का आप प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए। कई जगह जो है जी वो सा और सा की गड़बड़ है, और कई जगह जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं वो ट्रांसलेट हो गए हैं हिंदी में, उनको भी आप ठीक कर लीजिए। और जी रेफरेंसेस का जो पैटर्न है सर, रेफरेंस का पैटर्न इस समय जी एमएलए चल रहा है, जिसमें पहले तो ऑथर का नाम होता है सरनेम के साथ, जैसे मिश्रा राजीव, और उसके बाद जी जो है वो ईयर, फिर जो टाइटल है आपका वो, और देन पब्लिकेशन हाउस का नाम, पब्लिकेशन हाउस का शहर, एंड इफ इट इज पॉसिबल तो वहाँ पेज नंबर मेंशन कर दें, तो जी आपका पेपर और अच्छा हो जाएगा। साथ जी में आपने अध्ययन का उद्देश्य तो लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर दे दें, क्योंकि गांधी के आर्थिक दर्शन पे अगर किसी और ने भी बात की है, उस ऑथर का भी कुछ रेफरेंस दे देंगे तो ज्यादा आसान होगा। खैर, मैं इन सब बातों को तो हम लोग बात करते रहेंगे। मैं सीधे चलता हूँ अपने रिव्यूअर मैम के पास, क्योंकि रिव्यूअर मैम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या करना है। मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ। मैम आप बताइए। सर, जैसा कि ये गांधीयन स्टडी के ऊपर है और स्पेशली इन्होंने जैसे ये दिया कि कोरोना काल में क्या मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिविटी रही है जी। इनका, शायद मेन इनका यही है। तो एक तो सबसे पहले जहां पे इन्होंने मुख्य शब्द लिखे हुए हैं गांधीवाद अर्थशास्त्र, वही स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं टाइपिंग की। दूसरा, जैसे जो इसके नीचे जो एक स्टैंजा इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, क्या ये ठीक है कीवर्ड्स या टोटल हिंदी में ही होना चाहिए? मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। एक्चुअली स्कॉपस और वेब ऑफ साइंस दो संस्थाएं हैं जिनको यूजीसी ने कहा है कि ऐसे जो जर्नल होंगे जो इनमें इनरोल होंगे वो अपने आप यूजीसी इंडेक्स माने जाएंगे, केयर लिस्टेड माने जाएंगे। ठीक है। तो 2017 में जब हमारे जर्नल्स को यूजीसी से बाहर किया गया, तो हमने स्कॉपस या इनकी संस्थाओं को जब डाला, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो पेपर छपेंगे अगर वो हिंदी के हैं तो उनके टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड ये कम से कम अंग्रेजी में हो, ताकि वो उसको रिव्यू कर सके। ओके देयर नॉर्म्स इसको हम अपनी तरफ से करते हैं, और आथर इसके जो स्पेलिंग्स है इसको चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, तो सर को भी ये चेक करना पड़ेगा, बट इट इज अंडर नॉर्म्स। ओके ठीक है। बाकी गांधीयन थॉट्स जो इन्होंने लिखे हुए हैं वो तो अपने हिसाब से ठीक ही लिखे हैं, लेकिन कई जगह जैसे इन्होंने फर्स्ट पेज पे गांधीवादी अर्थशास्त्र इसकी स्पेलिंग्स करके, और जो ये जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग शायद हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली हिंदी का है, वो जो कि अंग्रेजी चेंज हो गया, अनिष्टों का जो अनिष्ट है। हाँ। बाकी तो इन्होंने जो गांधीयन फिलोसफी के जो भी ट्रस्टीशिप लिखा है, डिवीजन में लेबर, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, मैकेनाइजेशन को कम करना, लेबर फोर्स को, डिवीजन ऑफ लेबर को यूज करना, वो सारी थ्योरीज दी हुई हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, उद्देश्य इन्होंने लिखा है कि वर्तमान काल में कोविड-19 में गांधी का आर्थिक चिंतन कितना प्रासंगिक है। मेन चीज बस यही है कि लास्ट में जो कंक्लूड करना है
वो थोड़ा सा शायद और क्लियरली कर लें कि इस कोरोना काल में ये कितना फ्रूटफुल रहा है, गांधीयन फिलॉसफी के जो भी थॉट्स थे वो कितने फ्रूटफुल रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो ये जो स्टैंजा लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन डाला हुआ है, बाकी तो चीजें ठीक ही, उनकी जो ट्रस्टीशिप थी वो तो करेक्ट है ही उनकी थ्योरी, बाकी बस इसमें ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है, मतलब विद प्रूफ कि इस तरीके से ये जो कोरोना काल में इनकी गांधीयन फिलॉसफी जो है फ्रूटफुल रही है, या कुछ ना कुछ अचीवमेंट एज इट इज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल रहा वो अचीवमेंट मिल पाया है ओके सोसाइटी को। बस ये मैं कंक्लूजन के बारे में इतना कहना चाहती हूँ, बाकी तो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं और बाकी ये इनकी जो अपनी गांधीयन थॉट इन्होंने दिए हुए वो ठीक हैं। जी आथर सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, तो जैसा मैम ने कहा, आप अपने जो स्टडी को इस तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि या तो स्टडी जो है वो सपोर्टेड बाय डाटा हो, और अगर वो थ्योरेटिकल स्टडी है तो वो सपोर्टेड बाय द लिटरेचर हो जो आपने पीछे पढ़ा हाँ, होता मैं है। यही तो कह रहे, सॉरी सर, तो इनफैक्ट आपका रिसर्च जैसे लास्ट स्टैंजा में जो मतलब इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे मैं थोड़ा सा पढ़ के बता रहे हैं, गांधी जी ने कहा कि समाज की सारी समस्याओं का समाधान ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में निहित है, और इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करता, ये तो गांधीयन फिलॉसफी ही लिख दी है कंक्लूजन में। मींस हमें कोरोना काल के ड्यूरिंग टू कोरोना काल इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, कितना हमने पाया, कितना % पाया इसका रिजल्ट हमें ये देना है, तो बस स्टडी और बेटर हो जाएगी। जी, हमने क्या प्रूव किया ये चाहिए हमको। हाँ, प्रूफ क्या किया ये देना पड़ेगा। ठीक है सर ना लेखक सर? जी सर, बाकी ठीक है। जी, मैं चलता हूँ अपने सेकंड रिव्यूअर मैम के पास। मैम बताएं आप। हाँ सर, मैं पेपर के बारे में बोलूंगी तो somehow I am not very happy with this paper जो गांधी का आर्थिक दर्शन इन्होंने लिखा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हाँ, नहीं, सर नॉट एट ऑल। हाँ, थोड़ी सी गलतियां मुझे ज्यादा मिली हैं इसमें। हाँ नहीं मैम, देखिए मैं आपको फिर से इस बात को अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, अपने लेखक महोदय को भी बताना चाहता हूँ कि आपका कोई भी उद्देश्य, हमारे रिव्यूअर का कोई उद्देश्य किसी भी लेखक को हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि आपकी लेखनी से एक अच्छे पेपर को समाज के समक्ष रखना है। अगर मान लीजिए यही स्टडी ऐसे ही समाज के समक्ष आ जाएगी तो हमारा भी नाम बदनाम होगा और हमारे देश का नाम, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स हैं तो ये ग्लोबल स्तर पे जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि अपने घर में ही चीजों को ठीक कर लेना है, इससे आपकी ही मदद मिलेगी। कई बार ये होता है कि हमारे रिसर्चर कहते हैं सर हमें मार्गदर्शन मिल जाए तो हम ज्यादा अच्छा पेपर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा एग्जामिनर जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम में से कोई भी आपकी अदरवाइज ना लेके हम आपकी बात से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देन रिव्यूअर मैम आपका स्वागत है, आपके जितने भी सवाल इस पेपर को ठीक करने के लिए हो कृपया आप बताएं। जी सर मैं पॉइंट आउट कर दूंगी जो अभी एज सच आप लोगों ने भी, 2 लोगों ने पहले बता दिया है, जो मिस्टेक्स हैं वो मैंने हर लाइन में निकाली हैं ऑलमोस्ट। एंड जो इंग्लिश पार्ट है इसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो मैंने ऐड कर दी हैं। और जब मैं दूंगी पेपर, जैसे हम क्लास लिख रहे हैं तो क्लास हैज नो प्लेस इन हिज इकोनॉमिक फिलॉसफी, फर्स्ट पेज में ये हमारा इंग्लिश का लाइन है, तो उसमें मैंने ऐड किया है दैट क्लास डिस्टिंक्शन हैज नो प्लेस इन इट। जो वो चीजें हैं वो मैंने कुछ करा है, मैन एज एंटिटी, वो चीजें मैंने कुछ चेंज करी हैं। साथ में सर जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है पेपर का, सर वो मैं कोरिलेट नहीं कर पा रही उसको पेपर के साथ में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपने लिया है, दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, है ना? है ना? लेकिन जो आपने पूरा लिखा है वो आपने गांधीवाद को लेकर ले लिया है, लेकिन उसमें कोरोना का बहुत ही कम जिक्र हुआ है। और जो सर अभी जो पवन जी जो हैं, पवन जी आपने जो लास्ट में बोला था, जब आप खुद से बता रहे थे, जब कंक्लूड कर रहे थे, आपने वो चीजें बोली पर वो आपके पेपर में नहीं लिखी हुई हैं। नहीं है, मैंने, है ना, आपने वो चीज अभी हम लोगों को बताई लेकिन वो आपके पेपर में इज नॉट मेंशन। तो मैं यही चाहूंगी जो चीजें आप स्टडी कर रहे हो, आपके पेपर में कई चीजें बहुत बार रिपीटेड है, पूरे पैराग्राफ, पूरे स्टैंजाज उठा के डाल दिए गए हैं जो मैंने पूरा पॉइंट आउट किया है। जैसे आपने अध्ययन का उद्देश्य दिखाया है, वो शायद इनके पास में जब ये पेपर जाता होगा तो इस वजह से रिपीट हो जाता होगा। हाँ, और जो ब्रैकेट में आपने वो जो मैम ने भी बोला अनिष्टों का अनिष्ट के उसके साथ में जो भी कई बार इस तरीके का आया है, वो मेरे को भी थोड़ा सा कम समझ में आया है। अदरवाइज मैं
नॉट वेरी हैप्पी विद द पेपर, और मुझे कहीं यही कमी लग रही है कि जो भी आप कुछ भी कर रहे हो, इफ इट इज अ सेकंड प्राइमरी, इट्स नॉट अ प्राइमरी वन, इट इज अ सेकेंडरी वन, तो आप इसको मेंशन करिए इस चीज को, राइट? हेलो, हाँ हाँ जी, जी है ना? हाँ, तो मैम, हाँ मैम, आप कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए पहले। है ना? जैसे आपने अध्ययन का उद्देश्य दिया है, आपने अध्ययन का उद्देश्य बहुत कम दिया है, जो अगर आप उसको अगर आप उसको पॉइंट के थ्रू अगर देते हैं तो इट लुक्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? वो बहुत कैची हो जाता है, पेपर आपका थोड़ा सा कैची हो जाता है, आप उसको देख करके बहुत जल्दी कोरिलेट कर लेते हो, क्योंकि हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा उसमें देना पड़ रहा है, ठीक है? तो जब भी आप उद्देश्य लिखते हैं, अगर उसमें एक से ज्यादा आप 2 से 3 पॉइंट लिख रहे हैं, तो प्लीज उसको एक 1 2 3 इस तरीके से कैच करने के लिए बना दीजिए, थोड़ा सा कैची हो जाएगा पेपर, दूसरा, है ना? और दूसरा चीज की जो आपका पेपर है, जो आपने इसका ऑब्जेक्टिव लिया है, फिर जो आपने उसका इंट्रोडक्शन या जो भी आपने उसका जो समर्थन देने की पेपर का, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन आपने उसका दिया है, पर आपने उसमें गांधी के विचार ज्यादा रखे हैं, और कोरोना काल से संबंधित आपने जो चीजें हैं वो बहुत ही लीस्ट, शायद से मैंने बीच में कहीं पढ़ा ही नहीं है, बहुत बहुत था ही नहीं उसमें, और फिर जो आपने कंक्लूड भी करा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट देयर, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर मिसिंग इन योर पेपर, राइट? है ना? और उसके बाद में फिर जब आपने लास्ट में जो कंक्लूड किया है, कंक्लूड में भी आपने कुछ, मैंने बताया कि होल पैराग्राफ इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मे बी इट इज अ मिस्टेक ऑफ जो प्रिंटिंग होती है वहां से मिस्टेक आई होगी, क्योंकि जो लास्ट पेपर है 3rd पेज, इसमें इसी चीज को बार बार रिपीट करा गया है, कंक्लूजन में भी और उसके साथ में भी। और कंक्लूड में सर आपने थोड़ा सा मुझे कुछ रिलेट नहीं करता हुआ दिख रहा है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव से, तो सर मैं यही कहूंगी कि थोड़ी सी चेंजेस हैं वो आप इसमें डाल दें, जो ऑब्जेक्टिव है सर, उसके साथ आप रिलेट करके फिर साथ में फर्दर सजेशंस देते हुए आप उसको बंद कर सकते हैं पेपर को। दिस इज माय थिंग। हेलो, यस, मैं बस इसको पेपर को थोड़ा सा वही करेक्ट किया जा सकता है। मैंने आपसे ये कहा ना, जैसे गांधीयन फिलोसफी में जो डिफरेंट चीजें है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लेस मैकेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, जो ये जो व्यूज इनके हैं, या तो चूंकि इन्होंने उद्देश्य ये ले लिया कोविड काल में, तो इसका तो चूंकि ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव इस चीज से रिलेट कर दिया है, तो इस टाइम पीरियड में तो गांधीयन जो इनके व्यूज है उसका कोई रिजल्ट्स दिख के आ ही नहीं रहा है। या तो प्री कोविड काल भी ले लेते, प्री कोविड पीरियड भी ले लेते, एंड देन कोविड, ड्यूरिंग टू कोविड पीरियड, तो दोनों का कोरिलेशन हो जाता कि उस समय कितना इसका यूज हुआ है या इसका प्रेजेंटेशन हुआ और इस समय कितना हुआ, कुछ इस तरीके से कंपैरिजन कर देते, क्योंकि इस समय कोविड की स्थिति इस तरीके की थी ही नहीं कि आप इस तरीके की ट्रस्टीशिप को चला सकते थे या स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज चला सकते थे, या डिफरेंट टाइप के जो उनके जो व्यूज थे उनको आप पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो वो आप अगर 2 उद्देश्य ले लेते, प्री कोविड पीरियड एंड ड्यूरिंग टू कोविड पीरियड, कंपैरिजन करके, चूंकि सरकमस्टांसेस इतनी वर्स थी जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से उनकी थ्योरी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, और फिर उसी चीज को कंक्लूड करके आपको एक एक चीज को प्रूफ करना पड़ेगा कि प्री कोविड पीरियड एंड ड्यूरिंग टू कोविड पीरियड। और आपने कंक्लूड में बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कोविड का, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, आपने जबकि अभी जब आप हमें कंक्लूड बता रहे थे तब आपने वो कुछ काफी चीजें बताई कि ये चीज थी, वो चीज थी, तो आप उसी को अपनी लैंग्वेज में ला सकते हैं, उसी भाषा को उसको पहले तो आपको कोविड पीरियड में जो जो सरकमस्टांसेस रही है उनको भी बताना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा देन कि ये कैसे एप्लीकेशन इसका हुआ या नहीं हुआ, या कितना % हुआ, किन किन चीजों का हुआ, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेस थे और क्या स्थिति थी, और कितना गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिल रही थी कि जितना इसकी वजह वो इम्प्लीमेंट हो पाया भी या नहीं हो पाया। मतलब इस तरीके से कुछ स्टडी को अगर आप कोविड को लेते हैं और अगर अदरवाइज आपको कोविड का हटाना पड़ेगा तो अदरवाइज तो फिर आप कोविड का वो जो 2 लाइन है उसको हटा करके आप उसका जो आपने पूरा पेपर लिखा उसको किसी और से रिलेट, किसी और चीज से रिलेट कर दी, गांधीयन थॉट से रिलेट कर दीजिए कि आज के दौर में वो कितना प्रासंगिक है, कितना, बस ये भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 लाइन ना कोविड का अपने ऑब्जेक्टिव तो ले लिया है, लेकिन वो कहीं पर भी आगे आ ही नहीं रहा है, और हमें उसके बाद नहीं दिख रहा है, और उसमें फ्रूटफुल हुआ भी नहीं है इतना, क्योंकि सरकमस्टांसेस इतनी वर्स्ट थी, मतलब ही नहीं था उसका, है ना?
तो ये आप थोड़ा सा कर लीजिए हाँ, पवन बस जी। ये देख तो बस लीजिए, फिर उसको ओके मैम, चेंज करके फिर हो जाएगा। जी जी, हाँ जी। ओके मैम, रिव्यूज ठीक है डाल सर। तो सकते हैं। लेखक हाँ, जी, तो लेखक सर आपने समझ लिया होगा, और जी सर, इस पेपर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप उसको बड़े आराम से कर लेंगे। थोड़ा अध्ययन के उद्देश्य में भी चेंज कर लीजिए, कंक्लूजन में चेंज कर लीजिए। जैसे जी जी सर, कंक्लूजन में आपने वो एक श्लोक डाला है, अगर उसका आप रेफरेंस डाल दीजिए तो पेपर आपका ये और खूबसूरत बन जाएगा और अच्छा बन हाँ, जाएगा। पेपर, हाँ, ठीक है। श्लोक का रेफरेंस डाल देते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लिखा तो आपने है ही, चीजें और अच्छी बन जाएंगी। ठीक है सर, तो आप मुझे सर उसे एंड कंक्लूजन में मेथोडोलॉजी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, सेकेंडरी डेटाबेस है तो थोड़ा 2-4 हाँ लाइनें डाल सेकेंडरी, सकते हैं। जी जी, एक्चुअली वो हमारी गाइडलाइंस है। अगर आपके पास नहीं पहुंची तो मैं फिर से उस गाइडलाइंस को भिजवा दीजिए। जो अगर इस पेपर को हम अभी आगे जाने भी देंगे तो वो पेपर जब आप किसी और जगह किसी वाइवा में लेके जाएंगे या कहीं और सबमिट करेंगे तो वो लोग जी, फिर आपसे वही क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि इस पेपर को यहीं पे ठीक बना लिया हाँ जाए। सर, ठीक है, मैं एक बात पूछना तो चाहता था सर एक बार। जो सर मैंने जी पेपर भेजा था, तो उसमें उतनी मिस्टेक्स उसमें नहीं थी, उसमें तो बहुत सारे दिखाई दे रहे अंदर मिस्टेक्स जो है सर, उसमें अंदर। सर देखिए ऐसा होता है कि जब आप जी कोई भी पेपर, ये तो जी हमेशा होगा, जब आप कोई भी पेपर अपने कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में भेजते हैं तो जी कई बार वो विंडोज की एरर होती है, कई बार वो फॉन्ट की एरर होती है, कई बार वो जी कंपोजिंग कंप्यूटर ऑपरेटर की एरर होती है। यही जी कारण होता है कि जब आप हमको पेपर के लिए भेजते हैं, देन हम अपने आंसर को दोबारा से प्रूफ रीडिंग के लिए भेजते हैं कि जो आपने हमको भेजा है वही हमारे यहाँ से हुआ है कि नहीं हुआ है, और उस प्रूफ रीडिंग को आप सुधार देते हैं, तब वो पेपर जाके सही छपता है। ये पेपर इस रूप में नहीं छपेगा। पेपर तो जब आप पूरी तरीके से सहमत हो जाएंगे और पूरी जी तरीके से आप कह देंगे कि अब इसमें कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, तभी जी, छपेगा। लेकिन कंटेंट का जो सुधार है वो तो सर आपको ही करना पड़ेगा, वो सर मैं कर है ना। दूंगा, आप जैसा मैम ने भेज दीजिए, बताया। मैं इसको जो जी, सर वो मैम ने सजेशन दिया मैं उसको चेंज कर लूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो जी ये सर, बढ़िया पेपर है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक भी हाँ, नहीं, उठाया आपने। हाँ, और करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा उसमें। हाँ हाँ मैम, हाँ करेक्शन कर जी, लूंगा वो मैं, जो ठीक आप हो सजेशन जाएगा। दिया आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लूंगा इसमें। हाँ, या जी तो बिल्कुल। कोरोना चलिए, से रिलेट कर दीजिए, कोरोना को हटा दीजिए। जी जी, ओके मैम, जी थैंक यू। जी। तो चलिए मित्रों, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मित्रों, आप भी अपना बहुत सारा जो आपने अपने लेखन कार्य किया है और आपको लगता है कि आपने इस समाज को कुछ फ्रूटफुल देने की कोशिश की है, तो उसे सोशल रिसर्च फाउंडेशन को भेजिए, और हम और हमारा जो रिव्यूअर पैनल है वो आपके पेपर पे विचार करेगा, चर्चा करेगा, और आपके पेपर को अच्छे से अच्छा बनाकर इस समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव को भी देगा। साथ में एक ये भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि जो अच्छा पेपर निकल के आएगा उसे हम अपने वार्षिक कार्यक्रमों में बेस्ट रिसर्च पेपर के तहत अवार्ड भी करेंगे, कुछ उनपे हम आपकी वित्तीय सहायता भी करेंगे। ऐसे भी हमारी कुछ प्लानिंग है ताकि इस देश में जो स्कॉलर हैं, जो रिसर्च है, वो निकल के आगे आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने रिव्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो हमारे साथ सोशल रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाएंगे ताकि हम इस समाज के सामने एक रिसर्च का नया रूप रख सके। मैं आथर महोदय को और अपने जो रिव्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग से विदा चाहता हूँ। नमस्कार। थैंक यू थैंक सर। यू, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू।